नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन होगा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आवश्यकता आप जो भी जियोग्राफी पढ़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, दोनों में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिना इसके आप ये कहिए कि चीज़ों को आप रट तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में चीज़ों को समझना है कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो वो कह दिया ठीक है भाई अल्पाइन ओरिजिनी में हो गई। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अल्पाइन ओरिजिनी कब आया, उससे पहले भी क्या और कोई ओरिजिनी आई थी, या पर्वत निर्माणकारी घटना कब कब घटी, तो ये सारी चीज़ें बस मतलब ये होता है कि हाँ हमें पता तो होता है लेकिन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे आज हम खैर भूगर्भिक समय सारणी का पूरा एक जो सेशन होगा ये लेंगे, इसको हमने पूरा डिटेल करके रखा है यहाँ पे। तो इसमें टॉपिक हमने लिखे हैं, आपको बस इतना करना है, आप इसको अच्छी तरीके से सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए। जब ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो जियोग्राफी पढ़ने का आपका मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है, मतलब जब भी आप उसके बाद अगर इस सेशन को समझने के बाद अच्छी तरीके से आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और अच्छा उसमें आपको ये होगा कि ठीक है हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ये टर्शियरी काल में हुई, टर्शियरी काल में किस अल्पाइन ओरिजिनी के दौरान हुई, यूराल पर्वत कब आया, अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारे जो प्रश्नों का जवाब होगा आपको इस पूरे सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, आप इस सेशन को सिर्फ आराम से सुनिए, नोट आउट मत करिए। ये जो इसका एक माइंड मैप है इसको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, उसकी पिक ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है भूगर्भिक समय सारणी, कि भाई इसका हमें अध्ययन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसका अध्ययन हमें करना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए पृथ्वी या भूपटल पर घटित होने वाली किसी भी परिघटना का अध्ययन एक कालखंड के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो ये जब तक आप किसी कालखंड के संदर्भ में उस घटना का अगर आप ये नहीं देखेंगे कि वो घटना कब घटी, आज से कितने साल पहले घटी, या आज, तब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जब भूगर्भिक समय सारणी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जो भी पृथ्वी पर, उसके अंदर या बाहर या परपटी पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका अध्ययन हमें करना है, तो कोई ना कोई एक कालखंड, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड हमें लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो इसकी अवस्थिति होती है कि चीज़ें हो कहाँ पे रही हैं, और दूसरी चीज़ जो होती है वो समय की, यानी किस समय में हो रही हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक्स पे आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो टॉपिक्स पे ये पूरा सेशन बेस्ड होगा। ठीक है, और अगर आप वैसे भी देखें तो जियोग्राफी भी क्या है, आप लोकेशन देखते हैं और उसकी टाइमिंग देखते हैं, वो दोनों मिला दीजिए तो फिर आपका एक जियोग्राफिकल लोकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें इयोन है, एरा है, इपो है और क्रोन्स है। तो सबसे पहले जो हमने टाइम स्केल को इन चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको हम कहते हैं महाकल्प, इसको कहते हैं कल्प, इसको कहते हैं इपोक यानी युग, इसको कहते हैं शक। अब हमने शक को लिया यानी एरा को लिया, एरा को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया, एक तो किया प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, और एक लिया पोस्ट कैम्ब्रियन। अब कैम्ब्रियन क्या है, तो कैम्ब्रियन जो है एक लंदन में या ब्रिटेन में एक जगह का नाम है जहाँ से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन काल का जो टाइम पीरियड है 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 570 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है ये। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखें तो आप ये देखेंगे कि जो टाइम स्केल का 89% समय है वो इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत। बाकी पोस्ट कैम्ब्रियन में केवल 11% टाइम स्केल ही आपको मिलेगा, बाकी 89% जो चीज़ें हुई हैं या 89% टाइमिंग जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.5 अरब वर्ष पूर्व से कब तक का, 570 करोड़ वर्ष पूर्व तक। जाहिर सी बात है इसके बाद फिर पोस्ट कैम्ब्रियन आएगा, 570 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक का ये है पोस्ट कैम्ब्रियन। ठीक है, तो अब इसके बाद प्री कैम्ब्रियन को अगेन हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं भाई वो, तो एक है एजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक, और तीसरा जो है वो है प्रोटोरोजोइक। वन बाय वन इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे है प्री कैम्ब्रियन का पार्ट, इसको हम कहते हैं एजोइक। इसका टाइम पीरियड 4.6 अरब वर्ष पूर्व से कब तक का, 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक का है। किसका टाइम पीरियड, एजोइक का टाइम पीरियड। देखिए ये एक ऐसा समय था जब जीवन नहीं था और पृथ्वी की जो बही परपटी थी केवल उसी का निर्माण हो पाया था। ठीक है,
और पृथ्वी अपने उत्पत्ति काल के आरंभ में कैसी थी, वो एक गैसियस फॉर्म में थी, यानी गैस के आकार की थी, जो कि ठंडे होने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को उसने ग्रहण किया है। ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे आर्कियोजोइक है। आर्कियोजोइक में कुछ डिफरेंट टाइप की घटनाएं हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई? इसका टाइम पीरियड है 3.8 अरब वर्ष पूर्व से लेकर के 2.1 अरब वर्ष पूर्व तक का। ठीक है। अब इसी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें पृथ्वी की परपटी बनती है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, देखिए जो अर्थ था पहले वो एक गैसियस फॉर्म में था, तो जाहिर सी बात है जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडा कैसे होने लगा, ये इसने अपनी क्या की, इसने अपनी ऊष्मा को विमुक्त करना शुरू किया, यानी बाहर निकालना शुरू किया। और जब कोई भी पदार्थ गर्म होता है और अपनी ऊष्मा का क्षरण करता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक ठंडी होने लगती हैं, और ठंडी होने के साथ साथ वो क्या होता है, वो सिकुड़ने भी लगती हैं। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, शीतलीकरण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ठीक है, शीतलीकरण की प्रक्रिया इसको कहते हैं। अब जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस चला उसको हम कहते हैं पृथक्कीकरण की क्रिया। अब पृथक्कीकरण की क्रिया में क्या हुआ कि जो भारी मेटल थे वो मतलब इसके केंद्र में आ गए और जो हल्के मेटल थे वो ऊपर की तरफ चले गए। तो ये पृथक्कीकरण की क्रिया में ये सारा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हुआ उसको कहते हैं ठोसीकरण की क्रिया या ठोसीकरण की प्रक्रिया। अब जब ये सारा चीज़ हो गया तो जो मेटल जहाँ पे थे अब वो धीरे धीरे पैच बनाने लगे, यानी वो ठोस होने लगे। ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस जो चले वो किस कालखंड में चले, वो आर्कियोजोइक कालखंड में चले, और उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व से 2.1 अरब वर्ष पूर्व तक का रहा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहीं। अब देखिए जब यहाँ पे चीज़ें अंदर की तरफ आईं और ये मेटल हुए और फिर ये ज्वालामुखी बनी, ज्वालामुखी बन के धीरे धीरे ये पृथ्वी की जो परपटी थी वो पतली थी, और जो ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की परपटी को ब्रेक किया और वहाँ से जो उद्गार होना शुरू हुआ ज्वालामुखियों का, जिससे कि लावा पृथ्वी की परपटी पर फैलता चला गया। अब जब लावा पृथ्वी की परपटी पर फैलता चला गया तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ से एक आर्कियन क्रम की चट्टानें, जैसे कि हमने पहले सेशन में डिस्कस भी किया था कि आर्कियन जो एक क्रम की चट्टानें थी उनका उद्भव सबसे पहले हुआ, वो लावा से बनी थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए इन सब प्रोसेस के दौरान एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है ये है कि यहाँ पे इस समय ऑक्सीजन नहीं था, यानी जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे O2 नहीं था। ठीक है। अब यहाँ से जो भाप मुक्त हो रही थी उसमें जलवाष्प बन रहा था, जलवाष्प ठंडे होकर बादलों का रूप ग्रहण कर रहे थे, और जब वो बादल का रूप ग्रहण कर रहे थे तो उसी टाइम में वर्षा भी होनी शुरू हुई, और ये वर्षा कई सालों तक होती रही। तो जब वर्षा होती रही तो इसके जो पृथ्वी की परपटी पर लावा पड़ा हुआ था वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित था, और तो ये जो लावा धीरे धीरे जब ये अपर्दित हुआ तो ये धीरे धीरे कहाँ पहुँचा, जो सागर थे वहाँ पहुँचा, और जब ये खनिज मेटल और सारी चीज़ें धीरे धीरे समुद्र में पहुँची तो वहाँ से क्या हुआ, समुद्र लवणीय होता चला गया। ठीक है। और ये कैसा जल था, ये गर्म जल था। अक्सर प्रश्न आता भी है और पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में खास तौर पर पूछा जाता है कि मतलब जो नदियाँ होती हैं वो जब समुद्र में जाती हैं तो वहाँ की जो लवणीय प्रतिशतता है उसको बढ़ाती हैं या घटाती हैं। इस प्रश्न का जवाब आप इस सेशन के बाद अपने आप से पूछिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहीं। तो इस समय O2 की उपस्थिति नहीं थी। ठीक है। तो ये पूरा चीज़ सारा हो गया किस कालखंड में, तो आर्कियोजोइक कालखंड में। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कालखंड आता है उसको कहते हैं प्रोटोरोजोइक कालखंड। अब प्रोटोरोजोइक कालखंड का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 2.1 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 570 लाख वर्ष पूर्व या 570 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, अगर आप ये देखें तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह काल जो रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा भूगर्भिक हलचलों का रहा, और इसी में संसार की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी का उद्भव हुआ, और प्राचीनतम शील्ड का भी इसी में निर्माण हुआ। और इसी कालखंड में अरावली जो संसार की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर सतपुड़ा का निर्माण हुआ, और पूर्वी घाट है मतलब पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण हुआ। जैविक अगर दृष्टिकोण से हम देखें इसको तो सागरी जल में प्रोटोजोआ जो वर्ग था एक, उसका विकास हो चुका था कब, प्रोटोरोजोइक कालखंड में। बाकी जो हुआ वो सारा आगे के पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड में ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है। तो ये तीन कालखंड थे प्री कैम्ब्रियन के।
आई होप चीज़ें आपको कुछ समझ में आई होंगी इसमें बेहतर तरीके से, कि जो एजोइक था उसमें जीवन नहीं था, आर्कियोजोइक में कैसे जो समुद्र हुआ वो लवणीय होता चला गया और कैसे कैसे प्रोसेस हुए, उसमें जो शीतलीकरण की प्रक्रिया थी, पृथक्कीकरण की प्रक्रिया और ठोसीकरण की प्रक्रिया, इनका क्या मतलब होता है और इस हिसाब से कैसे पृथ्वी ने अपने एक्चुअल जो उसका आज का एक हिसाब से हम ये कहें पोजीशन है उसको एक्सेप्ट किया उसने। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी प्रोटोरोजोइक कालखंड है, इसमें जो संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका उद्भव हुआ था। ठीक है, तो अरावली क्या है, अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है, और उसके बाद फिर सतपुड़ा, इस तरह से कई पर्वत का निर्माण हुआ। तो प्रोटोरोजोइक युग को एक शब्द से और भी पुकारा जाता है कि यहाँ पे पहली पर्वत निर्माणकारी घटना हुई। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी घटना हुई किस कालखंड में हुई, तो वो प्रोटोरोजोइक कालखंड में हुई, प्री कैम्ब्रियन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम अब देखते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन का कालखंड, जिसका कि टाइम पीरियड है 570 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके अब तक का ये पोस्ट कैम्ब्रियन टाइम पीरियड ही चल रहा है। ठीक है, अब इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। पहला है पैलियोजोइक, उसके बाद फिर आपको मिलेगा मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक और फिर नियोजोइक, और फिर उनको अगेन कई कई पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ज़्यादा कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ये कालखंड है ये पैलियोजोइक। अब जाहिर सी बात है 570 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 270 करोड़ वर्ष पूर्व, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 570 लाख वर्ष से लेकर के 220 लाख वर्ष पूर्व तक का ये कालखंड रहा। कौन सा, पैलियोजोइक कालखंड। अब इसी कालखंड को कैम्ब्रियन, अर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफोरस और पर्मियन, इन सारे कालखंड में छोटे छोटे डिवाइड कर दिया गया। देखिए, इनका नाम आप हिंदी में नहीं समझिए तो बेहतर है, अंग्रेजी ही लिखिए। आप कैम्ब्रियन को लिखेंगे भी तो ऐसे ही लिखेंगे, कैम्ब्रियन। ठीक है, तो इससे अच्छा है इंग्लिश ही पढ़िए। और अगर आपको लिखने को भी आता है, मुख्य परीक्षा में भी आप लिख रहे हैं, तो सीधा सीधा कैम्ब्रियन ही लिखिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जो टेक्निकल वर्ड हैं उनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो पैलियोजोइक में ये जो 6 पार्ट इसके डिवाइड हुए, कैम्ब्रियन, अर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफोरस और पर्मियन, इसमें से आप कार्बोनिफेरस का नाम कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, जो कार्बोनिफेरस युग है इसका नाम आपने सुना होगा। गोंडवाना की जब हम गोंडवाना रॉक की बात कर रहे थे उसमें कि 95% कोयला इसी खंड में यहीं पे, तो ये कार्बोनिफेरस कालखंड का कोयला था वो। ठीक है, तो वो पैलियोजोइक एक जो कालखंड है उसका एक पार्ट है। अब आप 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं कि कैम्ब्रियन क्या है, ऑर्डोविशियन क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, कैम्ब्रियन का अगर टाइम पीरियड आप देखें तो 570 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 500 लाख वर्ष पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड रहा। और इसमें पहली बार क्या हुआ कि सागरों में ऋण विहीन जंतु का उद्भव हुआ। किसमें, कैम्ब्रियन कालखंड में। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें ऑर्डोविशियन तक का, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना कहा जाता है। किसको, ऑर्डोविशियन कालखंड को। पहले को किसको कहा, तो उसको पहले को तो हम देख चुके हैं, प्रोटोरोजोइक कालखंड में, प्री कैम्ब्रियन कालखंड का। ठीक है, और इसे एक नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है कैलिडोनियन ओरोजनी, कैलोडोनियन ओरोजनी या कैलिडोनियन ओरोजनी, जो भी है। ठीक है, तो इस दौरान यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत और विंध्य पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, और ग्रीनलैंड श्रेणी का निर्माण भी इसी ऑर्डोविशियन कालखंड में ही हुआ। ठीक है, यूएसए का एक पर्वत है कैटस्किल श्रेणी का निर्माण भी इसी कालखंड में हुआ। अगर जैविक रूप से आप बात करें ऑर्डोविशियन कालखंड की, तो इसी में पहली बार छिछले सागरों में ऋण विहीन जीवों में ऋण युक्त जीवों का भी उद्भव हुआ। तो ऋण विहीन जीव आपको कैम्ब्रियन में मिलेंगे, ऑर्डोविशियन में आते आते उनके साथ ऋण युक्त जंतुओं का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। तो द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना कब हुई, तो ऑर्डोविशियन कालखंड में हुई। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट कालखंड आता है, उसको कहते हैं सिल्यूरियन। सिल्यूरियन का जो टाइम पीरियड है वो 440 से लेके 400 तक का। ठीक है, और इसमें पहली बार सागरीय जल में मछलियों का उद्भव हुआ। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न लगभग मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप उठा के देखेंगे अनसॉल्व, तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और मैं वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक हैं या जो पहले पूछी गई हैं, और ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। सिल्यूरियन जो कालखंड था, इसमें पहली बार सागरों में मछलियों का उद्भव हुआ। इसी के साथ साथ पहली बार धरातल पर क्या हुआ कि पत्ती विहीन वनस्पतियों का उद्भव हुआ। किस कालखंड में, सिल्यूरियन कालखंड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें डेवोनियन, इसमें क्या हुआ, इसमें सागरी जल में मछलियों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ,
और इसी को हम मत्स्य युग के भी नाम से जानते हैं। किस कालखंड को? डेवोनियन युग को कहते हैं, मत्स्य युग के नाम से। और धरातल पर सिल्यूरियन में क्या था? पत्ती विहीन जो वनस्पतियों का उद्भव हुआ था, और डेवोनियन कालखंड में आते आते वो वहाँ पे पत्ती के साथ मतलब वनस्पतियाँ उत्पन्न होने लगी, और धरातल जो था वो पूरी तरीके से हरा होने लगा। ठीक है, तो उभयचर वर्ग के विकास की अगर बात आती है तो वो डेवोनियन कालखंड है। मत्स्य युग किस कालखंड को कहा जाता है? तो डेवोनियन कालखंड को कहा जाता है। मछलियों का पहली बार उद्भव किस कालखंड में हुआ? तो वो डेवोनियन कालखंड में हुआ। तो डेवोनियन कालखंड था, इसमें ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनिफेरस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें रेंग कर या सरक कर चलने वाले वर्ग जो जंतु थे उनका उद्भव हुआ। आप ये कह सकते हैं जो रेप्टाइल, तो रेप्टाइल का उद्भव किस कालखंड में हुआ? कार्बोनिफेरस कालखंड में हुआ। सरीसृप वर्ग उसी को हम कहते हैं, तो सरीसृप वर्ग का उद्भव भी इसी कालखंड में हुआ। और इसी कालखंड में 95% कोयला मिला। कहाँ से? जो नदियों की भ्रंश घाटियाँ थी वहाँ से मिला। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें पुनः घटित होने वाली भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से पृथ्वी के कई भागों में भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, जहां कठोर तने वाली वनस्पतियों के दफन हो जाने से दीर्घ काल में क्या हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, और विश्व का 95% कोयला इसी कालखंड में मिलता है, और इसे एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयला युग किसे कहा जाता है? तो वो कार्बोनिफेरस कालखंड को क्या कहा जाता है? कोयला युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसके बारे में इतनी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और अगर हाँ जलीय जीवों की बात करें तो जलीय जीव में उभयचर वर्ग जो था उसके साथ सरीसृप वर्ग का भी विकास काफ़ी तेजी से हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरीसृप का उद्भव एवं विकास किस कालखंड में हुआ? तो वो कार्बोनिफेरस कालखंड में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है पर्मियन, और इसमें जो है तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना हुई। देखिए यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि पहली निर्माणकारी जो पर्वत निर्माणकारी घटना हुई वो कब हुई? द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना यानी द्वितीय जो ओरोजनी थी उसको क्या कहा जाता है? तो कैलेडोनियन ओरोजनी उसको कहा जाता है। ये तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना है, और इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है हर्नियन ओरोजनी या हर्नियन ओरोजनी, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये हर्नियन ओरोजनी है, और इसी में यूरोप के यूराल पर्वत, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन, और दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, उसका निर्माण हुआ। तो ये तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना में ये सारी चीज़ें हुई, पर्मियन कालखंड में हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पैलियोजोइक कालखंड था जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया कि 570 से लेकर 220 अरब वर्ष पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था, तो इसमें ये सारी चीज़ें हुई। अगर एक बार हम समरी कर लें इसकी, तो देखिए जो कैम्ब्रियन कालखंड है इसमें पहली बार जो जीव मिले वो रीढ़ विहीन थे। ऑर्डोविशियन आते आते वो क्या हुआ, उनको रीढ़ मतलब उनके साथ रीढ़ भी जुड़ गई, और इसी में जो दूसरी पर्वत निर्माणकारी घटना थी जिसको कैलेडोनियन ओरोजनी कहते हैं ये हुई। सिल्यूरियन कालखंड की बात करें तो मछलियों का फर्स्ट टाइम उद्भव यहाँ पे हुआ, और जो धरातल पर पत्ती विहीन वनस्पतियों का उद्भव हुआ। डेवोनियन कालखंड की बात करें तो डेवोनियन में मछलियों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ, इसी को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। और जो धरातल पर धरातल पर जो वनस्पतियाँ थीं उनके साथ साथ पत्तियाँ भी आने लगीं, जिससे धरातल पूरी तरीके से हरा भरा हो गया। कार्बोनिफेरस युग की अगर बात करें, जो कार्बोनिफेरस कालखंड था, तो इसमें रेप्टाइल वर्ग का उद्भव हुआ या सरीसृप वर्ग का उद्भव हुआ, और 95% जो कोयला था वो इसी कालखंड में हमें मिला। उसके बाद अगर पर्मियन कालखंड की बात करें तो यहाँ पे हुई तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना जिसको कहते हैं हर्नियन ओरोजनी, और इसी में यूराल है, अपलेशियन है, ड्रैकन्सबर्ग है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इन सारे पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये पूरा पैलियोजोइक खंड, जो पूरा पैलियोजोइक इसका एक पार्ट था, इसको हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेसोजोइक। ये छोटा है, इसमें 3 है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटासियस। तो मेसोजोइक कालखंड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 220 से लेकर 75 मिलियन या लाख वर्ष पूर्व तक का है। ठीक है, अब अगर ट्रियासिक की बात करें तो ट्रियासिक जो इसमें है सर्वाधिक चाक मिट्टी का जमाव यहीं पे हुआ, और डायनासोर इसका विकास पृथ्वी पर इसी काल में हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर जुरासिक की बात करें तो जिसको हम कहते हैं डायनासोर युग, पक्षी वर्ग का उदय हो गया, वनस्पतियों में पुष्प का आगमन जुरासिक काल से शुरू हो गया, परागण की क्रिया होने लगी, और परागण की क्रिया के प्रभाव से धरातल में प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों का विकास होने लगा। ठीक है, इसके बाद अगर क्रेटासियस की बात करें यहाँ पे, तो ये उसके बाद फिर ये क्रेटासियस काल, इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई ऐसी।
ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो मेसोजोइक कालखंड छोटा था। इसमें अगर आप इसकी समरी की बात करें तो चाक मिट्टी का जमाव हो गया, डायनासोर का यहाँ पे विकास होना शुरू हुआ, और फिर जुरासिक कालखंड आते आते वो डायनासोर युग में कन्वर्ट हो गया और वनस्पतियों में पुष्प आने लगे, परागण की क्रिया होने लगी और धरातल पर काफ़ी वनस्पतियाँ इस हिसाब से फैल गईं। उसके बाद फिर क्रेटासियस कालखंड आया। तो ये 3 कालखंड किससे रिलेटेड है? मेसोजोइक से। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेनोजोइक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेनोजोइक कालखंड का जो टाइम पीरियड रहा वो 75 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 11 लाख वर्ष पूर्व तक का। ठीक है। अब इसमें प्लायोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलियोसिन, तो ये 5 खंड में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो कालखंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है और इसका जो जिक्र होता है सेनोजोइक कालखंड का बहुत बार होता है। आप इंडियन जियोग्राफी पढ़िए, आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़िए, सब जगह आपको ये मिलेगा सेनोजोइक कालखंड। क्यों मिलेगा? चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, प्लायोसिन कालखंड में क्या हुआ कि आल्पस है, राकी है, एंडीज है, इनका उद्भव हुआ पहली बार। ठीक है, मतलब विकास होना शुरू हुआ और पहली बार हाथी, गैंडा, जेब्रा, इन सारे जो मतलब जंतु थे इनका भी उद्भव हुआ। ईओसिन कालखंड में अगर बात करें तो आल्पस है, राकी है, एंडीज है, इनका विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ और गाय, घोड़ा, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, लोमड़ी, इन सब के पूर्वजों का उद्भव हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया ओलिगोसिन। इसका जो ये जो है इसमें महान हिमालय का उद्भव और विकास हुआ और इसी में पहली बार वनों में पूंछ विहीन बंदरों का उद्भव हुआ, जिसको हम कहते हैं एप। ठीक है। उसके बाद मायोसिन की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय का उद्भव हुआ यहाँ पे और होमो हैबिलीज इनका उद्भव हुआ। अगर पैलियोसिन की बात करें तो यहाँ पे शिवालिक का उद्भव हुआ और होमो इरेक्टस जो मानव का पूर्वज जिसको हम कहते हैं उसका यहाँ पे उद्भव हुआ। तो ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और सॉरी इसको हम कहेंगे प्लायोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलियोसिन। तो यहाँ पे आल्पस और रॉकी एंडीज का उद्भव शुरू हुआ, यहाँ पे उनका विकास हुआ और फिर ओलिगोसिन आते आते महान हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय और पैलियोसिन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। तो ये जो एक डिटेल था सीनोजोइक कालखंड के बारे में, ये सारा जब कुछ हुआ। देखिए, इस कालखंड में भूखंड पर पहली बार स्तनधारी जीव का उद्भव और विकास शुरू हो गया। ठीक है। हमने देखा ना अभी यहाँ पे कि जो यहाँ पे पैलियोसिन कालखंड में कि जो मानव का पूर्वज था होमो इरेक्टस, इसका उद्भव पैलियोसिन काल में हुआ। ठीक। और इसी कालखंड में क्या हुआ कि चौथी पर्वत निर्माणकारी घटना घटी, जिसको हम कहते हैं अल्पाइन ओरोजनी, जिसके बारे में आपने कई बार मेरे ही सेशन में सुना होगा, फिर बाकी आप पढ़ते तो रहते होंगे। तो ये है अल्पाइन ओरोजनी। ये कौन सी है? ये चौथी निर्माणकारी घटना। और इसी में क्या क्या हुआ? तो यूरोप में आल्पस पर्वत हो गया, अफ्रीका में एटलस, उत्तर अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, जैसा कि आपने यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें बताई। और भारत के हिमालय पर्वत तंत्र का निर्माण भी इसी कालखंड में हुआ, सेनोजोइक कालखंड में। कब से कब तक हुआ भाई? तो ये ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलियोसिन कालखंड में तीनों जो महान हैं, मध्य है और शिवालिक हिमालय, इनका निर्माण हो गया। तो ये पूरा सेनोजोइक कालखंड का डिटेल था। इसके बाद इसमें हम देखते हैं नियोजोइक। इसका सबसे लास्ट पार्ट है, 11 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के अब तक का ये चल रहा है। तो पैलियोस्टोसिन जो इसको हम कहते हैं ग्रेट आइस एज। ठीक है। और वो कौन कौन से आइस एज पड़े? एक तो गुंज पड़ा, मिडल पड़ा, रिस पड़ा और उर्म पड़ा। तो ये आइस एज पड़े। उसके बाद का जो नया टाइम पीरियड लास्ट आया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसको कहते हैं होलियोसिन। इसका टाइम पीरियड 11,200 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का ये चल रहा है। ठीक है। तो ये जो होलियोसिन है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं ग्रीनलैंडियन एज, जिसको कि 11,200 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक का। दूसरा नॉर्थ ग्रिपियन एज, जिसको कि 8,000 से लेकर 4,200 वर्ष पूर्व तक का। और तीसरा जो होता है वो मेघालयन एज है, जो कि 4,200 से लेकर अब तक का। तो ये मेघालयन एज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि हम लोग अभी रह रहे हैं तो वो कौन सा एज चल रहा है? तो वो मेघालयन एज है, ये चल रहा है अभी। ठीक है। किस कालखंड का? तो वो नियोजोइक कालखंड का है, पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड में। तो ये प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा। तो ये पूरा डिटेल था जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल था, उसके बारे में यहाँ पे हमने सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करने की पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में आई। आप हमें कमेंट करके बताइएगा चीज़ें समझ में आई या थोड़ी बहुत कमी रह गई, फिर आगे उसको हम फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार इस सेशन को देखिए। बाकी जहाँ भी दिक्कत हो रही है आप हमें कमेंट करिए,
हम उस पर्टिकुलर एक सेशन को लेके आपके लिए नया सेशन बनाएंगे। जैसे मान लिया आपको मिसोजोइक कालखंड समझ में नहीं आया, ट्रियासिक है, जुरासिक है, क्रिटेशियस है, इनमें से समझ में नहीं आया, तो इसको फिर से हम एक लेके नया सेशन बना देंगे, जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हों। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे ज़्यादा प्रश्न कभी पूछे नहीं गए हैं, और इतना आप जानिए आपकी बेहतर समझ होगी जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में और इंडियन जियोग्राफी दोनों में। ठीक है, बाकी सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा अगर आपको लगता है तो। थैंक यू।